नमस्कार दोस्तों कोई भी राष्ट्र शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किए बिना अपना विकास सुनिश्चित नहीं कर सकता है और राष्ट्र अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करता है जिसके द्वारा ऐसे कुशल एवं योग्य नागरिकों का निर्माण संभव हो सके जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे। ऐसा करने के लिए राष्ट्र की यह जिम्मेदारी है कि वह योजनाबद्ध तरीके से कार्य करे और इस हेतु यह अत्यंत आवश्यक है कि राष्ट्र के नीति निर्माता राष्ट्र की भावी आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर शैक्षिक योजना इस प्रकार तैयार करें कि उससे प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का संख्यात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार का विकास संभव हो सके। दोस्तों, उचित शैक्षिक नियोजन के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हमें उचित शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों शैक्षिक नियोजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक नियोजन यानी कि एजुकेशनल प्लानिंग। ये दोस्तों बहुत ही व्यापक टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व होता है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी की चिंता करे, उनके लिए कई क्षेत्र में कई प्रकार के नियोजन करे और आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था करे। ओके, तो शैक्षिक नियोजन इस प्रकार से करे कि उससे प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का संख्यात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही प्रकार से विकास संभव हो सके, यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिल सके और इसके अलावा जो शिक्षा हो वो क्वालिटी यानी गुणात्मक उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा हो, यानी गुणात्मक दोनों तरह से विकास उसका संभव हो सके। ओके, तो शैक्षिक नियोजन को समझने से पहले दोस्तों हमें नियोजन के अर्थ को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, वेबस्टर के द्वारा ये डेफिनेशन दी है। इनका मानना है कि नियोजन वह कार्य या प्रक्रिया है जो योजनाओं का क्रियान्वयन करता है, योजना पूर्व निर्धारित कौशलों का निर्धारण है। तो इनका ये मानना है कि योजना वह कार्य या प्रक्रिया है जो कि योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। इसका मतलब ये है कि योजनाओं के क्रियान्वयन से पहले हमें क्या करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है। जब हम प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग के बाद ही हम जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं। ओके, तो योजना पूर्व निर्धारित कौशलों का निर्धारण है, बड़ा इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है। ओके, इसके बाद देखिए हैगमैन तथा स्कॉट्स ने भी डेफिनेशन दी है नियोजन की। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, नियोजन विकल्पों में से चयन करता है, यात्रा करने से पूर्व रास्ते का चयन करता है, कार्य के संभावित या होने वाले परिणामों की कल्पना करता है। ओके, और इसका संगठन किसी भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि हैगमैन और स्कॉट्स द्वारा दी गई है, यानी कि नियोजन विकल्प, कई सारे जो विकल्प होंगे उनमें से एक का चयन करना, यानी कि दोस्तों नियोजन कई सारे विकल्पों में से एक का चयन करता है जो कि महत्वपूर्ण है, और यात्रा करने से पूर्व रास्ते का चयन करता है, कार्य के संभावित या होने वाले परिणामों की भी कल्पना करता है, और इसका संगठन किसी भी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। तो बड़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ओके, तो दोस्तों इसके बाद देखिए अब आती है शैक्षिक नियोजन की डेफिनेशन, जिसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मुझे सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन इसकी लगी है, जिसमें मुझे लगता है कि भाई शैक्षिक नियोजन का पूरा सार इस डेफिनेशन के अंदर समाहित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो शैक्षिक नियोजन क्या है। भाई शैक्षिक कार्यों की ऐसी व्यवस्था देने से है, यानी कि शैक्षिक नियोजन शैक्षिक कार्यों की ऐसी व्यवस्था देने से है जिसमें उपलब्ध साधनों एवं सामान का क्रमबद्ध उपयोग किया जा सके, शैक्षिक विकास हेतु उपलब्ध साधनों एवं सामग्री का अधिकतम उपयोग इस प्रकार करना है कि निर्धारित समय में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। तो बड़ी अच्छी डेफिनेशन है कि मतलब एजुकेशनल प्लानिंग शैक्षिक कार्यों की को ऐसी व्यवस्था देता है जिसमें हम उपलब्ध साधनों एवं सामानों का क्रमबद्ध यानी एक क्रम से हम उसका उपयोग करते हैं, और शैक्षिक विकास हेतु जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन या सामान है उनका हम अधिकतम प्रयोग इस तरह से करते हैं कि निर्धारित समय के अंतर्गत शैक्षिक जो लक्ष्य हैं, जो हमारे देश में शिक्षा के लक्ष्य बनाए गए हैं, उनकी प्राप्ति हो सके। तो इसका मतलब यह है कि जो शैक्षिक नियोजन है वो क्रमबद्ध व्यवस्था है। शैक्षिक नियोजन राज्य की एक सुसंगठित प्रक्रिया है जो कुछ
निश्चित उद्देश्यों को विशिष्ट समय में पूरा करने के लक्ष्य से राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि एक सुसंगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति की जाती है और इसका जो नियंत्रण है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, शैक्षिक नियोजन। ओके, इसके बाद दोस्तों डिस्कस करते हैं शैक्षिक नियोजन के प्रकार। दोस्तों शैक्षिक नियोजन प्रकृति, अवधि, लक्ष्यों, आवश्यकता एवं कार्यक्रमों के आधार पर कई प्रकार का होता है। तो यहाँ पर मैंने सारे जितने भी टाइप के शैक्षिक नियोजन होते हैं उनके बारे में लिखा है, इनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आता है स्वतंत्र नियोजन यानी कि फ्री प्लानिंग। देखिए स्वतंत्र नियोजन है तो ये एक ऐसा नियोजन है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि भाई जो आपकी योजना बनाने वाले हैं उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा देकर उसे विभिन्न व्यक्तियों या विशेषज्ञों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा विभिन्न माध्यमों के द्वारा। ओके, और उनके सुझावों और विचारों के आधार पर ही योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। दैट्स वाई ये आपकी क्या है, लोकतांत्रिक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं इसमें विभिन्न व्यक्तियों और विशेषज्ञों के सुझाव लेके योजना को अंतिम रूप दे रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र नियोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए अगला क्या आता है, उद्देश्य युक्त नियोजन यानी कि पर्पसफुल प्लानिंग। ओके, तो कोई भी देखिए दोस्तों योजना उद्देश्यहीन नहीं होती है। वैसे तो जो सारी योजनाएं होती है उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। ओके, और लक्ष्य की पूर्ति होते ही उद्देश्यों में परिवर्तन होने पर योजना में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो इसलिए ये आपकी क्या है, उद्देश्य युक्त नियोजन हो। तो उद्देश्य युक्त नियोजन में दोस्तों क्या होगा कि हम कोई ऐसी प्लानिंग करेंगे कि जो आपकी क्या होगी, किसी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु बनेगी। ओके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है उद्देश्य युक्त नियोजन। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों दीर्घकालिक नियोजन। देखिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ठीक, तो इसमें होता है क्या कि भाई देखिए दोस्तों समय के आधार पर शैक्षिक नियोजन को एक तरीके से वर्गीकरण है। तो इसमें समयावधि के आधार पर योजना तैयार की जाती है। ज्यादातर इसमें देखिए जनरली होता है क्या कि जैसे 5 साल, 15 या 30 साल के लिए इसमें जो योजना है वो तैयार की जाती है, और ऐसे ही नियोजन को क्या बोला जाता है, दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होना चाहिए, फैक्टर दूरदर्शिता या सूझबूझ। ओके, तो सूझबूझ और दूरदर्शिता की इसमें आवश्यकता होती है। ओके, तो जैसे शिक्षा की जैसे नीतियां होती हैं या कार्यक्रम हैं, इनको लागू करने के लिए दीर्घकालिक शैक्षिक नियोजन का प्रयोग किया जाता है या इनका निर्माण किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखें कितने साल के लिए, 5 से अधिक यानी 10, 15, 30 सालों के लिए दीर्घकालिक नियोजन किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों अल्पकालिक नियोजन यानी कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जब आपको भाई छोटी सी अवधि के लिए योजना तैयार करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अल्पकालिक नियोजन करेंगे। ओके, तो ये योजनाएं क्या होती है, कम अवधि में पूरी हो जाती हैं। ओके, जैसे कि सपोज करो विद्यालय की आपको प्रोग्रेस को देखना है तो उसके लिए क्या है कि भाई अल्पकालिक नियोजन बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं टूल हो सकता है। ओके, क्योंकि आप विद्यालय की प्रोसेस को आप क्या करना चाहते हैं, रेगुलर इंटरवल में चेक करना चाहते हैं, तो आप 5 साल से कम की अवधि लाइक जैसे आप 1 से 5 साल के बीच में आप क्या कर सकते हो, निर्मित योजना को बना सकते हो। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्पकालिक नियोजन। ठीक, तो कम समय पे अगर ये योजन कोई भी अगर दोस्तों अगर कम समय पे अगर कोई नियोजन होता है तो उसमें क्या होता है, लगातार उत्साह भी बना रहता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला आता है दोस्तों स्थिर नियोजन यानी कि परमानेंट प्लानिंग। तो परमानेंट प्लानिंग जैसे कि नाम से ही है कि भाई ऐसी योजना जिसको एक बार निर्मित करने में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे, स्थिर नियोजन। अब नाम से ही भाई पता लग रहा है कि क्योंकि स्थिर नियोजन है तो भाई ये क्या होगा, कम लाभप्रद होगा, क्योंकि भाई इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन आप नहीं कर पाएंगे। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है गतिशील नियोजन। गतिशील नियोजन यानी कि डायनेमिक प्लानिंग। तो अब ये बिल्कुल स्थिर नियोजन के क्या होगा, उल्टा होगा। इस प्रकार के नियोजन में अगर आप एक बार ये निर्मित हो भी जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, परिस्थितियों के अनुसार या संसाधनों के अनुसार या फिर आपकी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें परिवर्तन
किया जा सकता है, ठीक है, ताकि उन्हें और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। तो ये कैसा होता है, लचीला होता है स्वभाव में, ठीक है ना। तो अधिकतर जो शैक्षिक नियोजन है वो इसी टाइप के होते हैं, यानी गतिशील होते हैं, यानी कि उनमें बार बार परिवर्तन किया जाता है आवश्यकताओं के अनुसार। इसके बाद देखिए अगला आता है क्षेत्रीय नियोजन। अब देखिए क्षेत्र की आधार पर ये शैक्षिक नियोजन का एक प्रकार है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रीय नियोजन मतलब क्षेत्रीय नियोजन मतलब होता है रीजनल प्लानिंग, ठीक। तो इसका मतलब है कि जब शैक्षिक नियोजन किसी क्षेत्र की परिस्थितियों, आवश्यकताओं एवं साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय नियोजन बोलते हैं, ठीक। तो यह नियोजन क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, स्थानीय स्तर पे भी हो सकता है, जिला स्तर पे हो सकता है, संभागीय यानी कि मंडलीय स्तर पे हो सकता है, राज्य स्तर पे भी हो सकता है, केंद्रीय स्तर पे भी हो सकता है, ठीक। तो क्योंकि भारत देखो दोस्तों विविधताओं का देश है, तो शैक्षिक विकास हेतु क्षेत्रीय नियोजन बहुत ही उपयोगी यहाँ पर सिद्ध होता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रीय नियोजन का प्रयोग किया जाना जरूरी है। ओके, तो क्षेत्रीय नियोजन इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है संस्थागत नियोजन यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ओके, तो इस प्रकार का नियोजन देखिए दोस्तों संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जो भी संस्थाएं हैं अपनी आवश्यकताओं या संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करती है। तो इस समय पर देखिए दोस्तों संस्थागत नियोजन पर भी अधिक बल दिया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है प्रशासनिक नियोजन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग का मतलब ये है कि दोस्तों प्रशासनिक दृष्टि से अगर निरीक्षण करना है, पर्यवेक्षण करना है या नियंत्रण करने से संबंधित अगर कोई भी योजना अगर तैयार करनी है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रशासनिक नियोजन के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां पर यह है प्रशासनिक नियोजन। ओके, इसके बाद देखिए अगला है आवश्यकता आधारित नियोजन यानी कि नीड बेस्ड प्लानिंग। ओके, तो देखिए दोस्तों प्रत्येक देश की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है, अतः शिक्षा योजना भी हर देश की अलग अलग होती है। ओके, तो होता क्या है कि भाई जैसे सपोज करो एक आपका विकसित देश है और एक आपका विकासशील देश होते हैं और एक होते हैं अविकसित देश। तो वो क्या करते हैं, अपनी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं जिससे कि उनका विकास हो सके। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आवश्यकता आधारित नियोजन। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों साधन पर आधारित नियोजन यानी कि मीन बेस्ड प्लानिंग। ओके, तो अब इसमें तो भैया ऐसा होगा कि ऐसी योजनाएं क्या होंगी, वित्तीय व्यवस्था, मानवीय साधनों एवं उपलब्ध सुविधाओं संसाधनों को आंकने के बाद तैयार की जाती है। आप देखते हैं कि भाई आपके पास कितना पैसा है, मानवीय साधन कितने हैं, आपके पास उपलब्ध सुविधाएं संसाधन कितने हैं, उसके बाद ही ये क्या होती है, साधन पर आधारित नियोजन किया जाता है। ओके, इसके बाद आता है वित्त नियोजन। ये भी इसी तरीके का है, साधन पर आधारित नियोजन है। देखिए कोई भी अगर आप शिक्षा में कोई भी योजना है, अगर आप उसको वित्त को ध्यान में नहीं रख के बनाएंगे तो भाई उसके सफल होने में संदेह रहता है। ओके, तो नियोजन करते हुए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भाई जैसे शिक्षा के आप कार्यक्रम चलाएंगे या योजनाएं चलाएंगे या भी आप शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे तो आप कितना धन कहाँ से प्राप्त होगा और कहाँ जब आप उसका क्रियान्वयन करेंगे तो कितना पैसा किस मद में खर्च होगा, वो आपकी जो प्लानिंग है वो आपकी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है यानी कि वित्त नियोजन कहलाती है। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों गुणात्मक नियोजन यानी कि क्वालिटेटिव प्लानिंग। क्वालिटेटिव प्लानिंग का मतलब ये है कि देखिए अगर आपको शिक्षा में गुणात्मक विकास लाना है यानी शिक्षा की क्वालिटी को सुधारना है तो उसके लिए जो आप प्लानिंग करेंगे उसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक नियोजन बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जैसे देखिए शिक्षक है, उसकी शिक्षण विधि कितनी अच्छी होनी चाहिए, सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इन सभी को ध्यान में रख के आपकी गुणात्मक नियोजन करा जाता है। क्योंकि इन्हीं सब में जब सुधार होगा तो गुणात्मक नियोजन में भी आप कह सकते हैं कि भाई शिक्षा में क्या होगी, गुणात्मकता आएगी। ओके, इस तरीके से दोस्तों गुणात्मक नियोजन बनाया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये थे शैक्षिक नियोजन के प्रकार। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, यानी कि एजुकेशन प्लानिंग किस तरीके से होती है। ओके, देखिए दोस्तों अगर आपको याद हो तो भारत में योजनाओं के निर्माण हेतु योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। ओके, जिसमें कि 8 सदस्य हुआ करते थे। इसमें आपके जो
आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते थे और उपाध्यक्ष आपके क्या होते थे, योजना मंत्री होते थे। ओके, तो योजना आयोग था उसका प्रमुख क्या हुए करते थे, जैसे प्रशासनिक नीतियों का निर्माण करना, विकास हेतु नवीन कार्यक्रम तैयार करना, धन की व्यवस्था करना। ओके, और तो जो धन की व्यवस्था हुई कि उसको किस प्रकार से प्रत्येक मद में खर्च किया जाए उसके बारे में भी सुझाव देना इसका कार्य था। ओके, अब आज के समय में तो क्या है कि भाई इसको किसने रिप्लेस कर दिया है, नीति आयोग ने। तो दोस्तों प्रोसेस तो वही है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके दोस्तों, शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है वो है नियोजन के लिए प्रारंभिक तैयारी, यानी कि इनिशियल प्रिपरेशन फॉर प्लानिंग। देखिए दोस्तों, इसके लिए मुख्यतः अनुसंधान या सर्वे के प्रयोग से जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है और वर्तमान शैक्षिक स्थिति का मात्रात्मक और गुणात्मक अवस्था को ज्ञात किया जाता है। ओके, और इसके अलावा जितने भी आपके उपलब्ध संसाधन हैं वह भावी आवश्यकताओं को आधार बनाकर नियोजन का प्रारूप तैयार किया जाता है। तो इसमें होना क्या है कि भाई अनुसंधान होगा और सर्वे होगा, उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, नियोजन का प्रारूप तैयार करेंगे। ओके, और इस प्रारूप को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और अगर परिषद इसमें आवश्यक समझे तो इसमें संशोधन भी कर सकता है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या आएगा भाई, विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श। अब इसके बाद अगर परिषद कोई आपको सुझाव या संशोधन देता है, उसके बाद अब क्या होता है, विशेषज्ञों की बैठक होती है और उस प्रारूप पर विचार विमर्श किया जाता है। ओके, इस विशेषज्ञों के अतिरिक्त देखिए इसमें शिक्षाविद भी होते हैं। ओके, जो कि शिक्षा की नीतियों को ध्यान में रख के योजना के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। ओके, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई एक कार्यदल बनाते हैं और उसमें शैक्षिक प्रगति को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है। ओके, कार्यदल में देखिए कौन कौन हो सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्य स्तर के शिक्षा अधिकारी भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने कार्यक्रम और योजनाओं को भी विचारार्थ प्रस्तुत करते हैं। ओके, तो इस तरीके से संपूर्ण देश और पूरे राज्य विशेष की शिक्षा की प्रगति के लिए योजना तैयार की जाती है। तो इसमें क्या होता है भाई, विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला स्टेप है स्मरण पत्र यानी मोमेरेंडम। तो मोमेरेंडम में क्या होता है दोस्तों, जो आपके विभिन्न कार्यदल हुए और जितने भी कार्यक्रम हुए इनके आधार पर जो योजना आयोग है या इस समय पे कौन काम करता है, नीति आयोग है, वो एक स्मरण पत्र तैयार करता है। ओके, जिसे फिर से राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष पुनः रखा जाता है और परिषद क्या करता है, अपने मूल सुझावों के संग उसे पुनः आयोग को विचार के लिए भेज देता है। तो कहने का मतलब है कि स्मरण पत्र का मतलब ये है कि जितने भी आपके विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श हुए उसके द्वारा जो उनके आधार पर जो भी निर्णय लिया गया उसको क्या करता है, जो आपका नीति आयोग है, इस समय पे तो कौन काम कर रहा है, नीति आयोग है, तो नीति आयोग क्या करेगा, पुनः उसको राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजेगा कि भाई देखिए हमने ये चीजें की है। तो परिषद क्या करेगा, उसको दोबारा से अपने मूल सुझाव के संग उसको पुनः आयोग को विचार के लिए भेज देगा। ओके, इसके बाद अगला क्या होगा कि भाई जब ये सारी चीजें हो गई तो इसके बाद क्या होगी, संसद की स्वीकृति। तो भैया अब नियोजन के प्रारूप को अगर अंतिम स्वरूप प्रदान करना है तो इसको आप क्या होगा, विधानसभा एवं संसद की आवश्यक स्वीकृति के लिए इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो भाई राज्यों के विधानसभा और केंद्र में संसद की स्वीकृति मिल जाने पर योजना को क्रमशः क्या किया जाता है, पूरे देश में और राज्यों में क्रियान्वयन इसका कर दिया जाता है, यानी इसको लागू कर दिया जाता है। तो इसके बाद अगला स्टेप क्या आएगा दोस्तों, क्रियान्वयन आएगा। तो जैसी स्वीकृति मिली तो इसको क्रियान्वित करने के लिए निर्धारित समय के अंतर्गत भाई केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए आदेश जारी करती है, ठीक है ना। और योजना अनुसार क्या होता है, इसका कार्य भी प्रारंभ हो जाता है और आवश्यकता पड़े तो समय समय पर संशोधन भी हो जाता है। ओके, तो यहां पर अगला स्टेप आ गया क्रियान्वयन का। और इसके बाद लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, ऑफ कोर्स मूल्यांकन। तो भैया जब योजना का क्रियान्वयन हो गया यानी उसका एग्जीक्यूशन हो गया तो भैया उसके पश्चात आप उसका मूल्यांकन भी तो करेंगे ना। तो क्रियान्वयन पे उस समय पे प्रत्येक पहलू पर नजर रखी जाती है और प्राप्त अनुभव के आधार पर योजना का समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक दोस्तों, अगर मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हो तो भाई थोड़ा सा परिवर्तन भी करके योजना को सफलतापूर्वक लागू करने का प्रयास किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से भाई जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन का जो उद्देश्य यही होता है कि भाई योजना को सरलतापूर्वक लागू किया जा सके। ओके, तो इस प्रकार देखिए आपने देखा कि भाई जो शैक्षिक नियोजन है उसकी प्रक्रिया किस तरीके की, यानी उसको किस तरीके से किया जाता है। ओके,
इसके बाद देखिए दोस्तों शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं। देखिए दोस्तों प्रत्येक देश के अपने शैक्षिक नियोजन की कुछ विशेषताएं होती हैं और भारतीय शिक्षा नियोजन की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हमने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए सबसे पहले जो भारत में शैक्षिक नियोजन है उसको हम आर्थिक नियोजन के एक अंग के रूप में स्वीकार करते हैं, यानी कि वो आर्थिक नियोजन के अंग के रूप में कार्य करता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों संतुलित विकास पर बल। इसका मतलब यह है कि देखिए शैक्षिक योजनाओं द्वारा व्यक्ति के संतुलित विकास पर बल दिया जाता है। ओके, इसका मतलब है कि शैक्षिक योजनाओं के द्वारा व्यक्ति के का संतुलित विकास होता है। ओके, इसके बाद देखिए तीसरा क्या है, सांस्कृतिक आर्थिक व सामाजिक प्रगति के लक्ष्यों पर ध्यान या इनके लक्ष्यों का ध्यान रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों देश में जो आपकी सांस्कृतिक आर्थिक व सामाजिक प्रगति है उनके लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही शैक्षिक नियोजन किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्या है, देखिए दोस्तों सामाजिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों शैक्षिक नियोजन के माध्यम से ही सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए आप जानते हैं कि भाई भारत में अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, ओके, और अज्ञानता भी है, तो इसको शैक्षिक नियोजन के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। ओके, तो शैक्षिक नियोजन क्या करता है, सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ओके, इसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है, शैक्षिक नियोजन आर्थिक प्रगति पर भी ध्यान रखता है। ओके, तो शैक्षिक नियोजन में भाई इस बात का इस समय पे सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि भाई जो देश के लोग हैं उनकी आर्थिक प्रगति भी हो, तो इसके लिए मानवीय संसाधनों को उपयोगी बनाने का भी लक्ष्य इसके अंदर निहित है। तो इसमें क्या होगी, आर्थिक प्रगति संभव होगी, तो आर्थिक प्रगति पर भी ध्यान दिया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान। देखिए दोस्तों जो शैक्षिक नियोजन है उसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी समान रूप से रुचि लेनी होती है। ओके, तो भाई किसी क्षेत्र विशेष को महत्व न देकर संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर है संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान, शैक्षिक नियोजन में संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान दिया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों स्थानीय आवश्यकताओं का भी ध्यान। देखिए यद्यपि अभी हमने पढ़ा कि भाई जो शैक्षिक नियोजन है उसको संपूर्ण राष्ट्र को ध्यान में रख के बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी उपेक्षा की जाए। ओके, तो स्थानीय आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। ओके, लेकिन सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाएगा, राष्ट्रीय स्तर की बातों को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है शैक्षिक अल्पकालिक योजनाएं जो कि शैक्षिक प्रगति का आधार है। देखिए दोस्तों इस समय पे आप देख सकते हैं कि भाई कई अनेक शैक्षिक अल्पकालिक योजनाएं कार्य करती हैं जिससे भाई जिनके माध्यम से जो देश की शैक्षिक प्रगति है उनकी अपेक्षा की जाती है। ओके, इसके अलावा दीर्घकालीन योजनाएं। इसके अलावा देखिए दोस्तों भारत में जो शैक्षिक नियोजन है उसके अंतर्गत अल्पकालिक योजनाओं के साथ साथ दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जाती है, और जो दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं का जब एक साथ समावेश होता है यही भारतीय शैक्षिक नियोजन की प्रमुख विशेषता है। ओके, तो दोस्तों ये है शैक्षिक नियोजन की विशेषताएं। इसके बाद देखिए दोस्तों शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य। यहाँ पर हमने शैक्षिक नियोजन के उद्देश्य लिखे हुए हैं दोस्तों, इनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला है निश्चित दिशा निर्धारित करना तथा साधनों को जुटाना। इसका मतलब यह है कि भाई देखिए शिक्षा का अगर आपको विकास करना है तो उसके लिए आपको एक निश्चित दिशा निर्धारित करनी पड़ेगी और साधनों को जुटाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए शिक्षा की मात्रात्मक तथा गुणात्मक मांग का पूर्वानुमान लगाना। देखिए भाई आने वाले वर्षों में शिक्षा की कितनी मात्रात्मक तथा गुणात्मक मांग होगी उसका पहले से ही पूर्वानुमान लगाइए और उसी के अनुसार आप क्या करिए, पहले से तैयारी करिए। ओके, यही आपका शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य है। इसके बाद शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को परिभाषित करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट शैक्षिक विकास हैं उनको आप उनके उद्देश्यों को परिभाषित करिए और उनको प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम भी बनाना इसका उद्देश्य है। ओके, इसके बाद देखिए अगला क्या है, शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना। देखिए शिक्षा का स्वरूप निर्धारित करना सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति हेतु बहुत ही आवश्यक है। ओके, तो इसलिए आपको शिक्षा का स्वरूप भी निर्धारित करना पड़ेगा। ओके, तो वो इसके उद्देश्यों में आता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आर्थिक प्रगति तथा आत्मनिर्भर बनाना। देखिए देश की आर्थिक प्रगति होने के लिए व आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि के लिए शिक्षा के योगदान को क्या होना चाहिए उसको निश्चित करना भी इसका
मुख्य उद्देश्य है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि भाई आर्थिक प्रगति होगी और लोग क्या बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो ऐसी शिक्षा कैसे दी जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो शिक्षा नियोजन के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, देश की भाई सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक प्रगति में भी शिक्षा की भूमिका को निर्धारित करना है और इसकी प्राप्ति की दिशा को भी निर्धारित करना, ये आपका शैक्षिक नियोजन का उद्देश्य है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा सुलभ कराकर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, शिक्षा में अवसरों की समानता के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा को सुलभ कराना है और उसके बाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, देश की शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधन उपलब्ध कराना। ओके, जितनी भी आपके देश में हमें जितनी भी शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं उनको भी आपने ध्यान में रखना है और उसी के आधार पर संसाधनों को उपलब्ध कराना है और इसके प्रचार प्रसार हेतु निश्चित योजना तैयार करना है। ओके, इसके बाद देखिए अगला, वित्तीय साधनों का सर्वेक्षण करके उनका मूल्यांकन करना। ओके, तो देखिए भाई, अगर आपको देश का शैक्षिक विकास करना है तो भाई देश के वित्तीय साधनों का आपने पहले सर्वेक्षण करना पड़ेगा और फिर उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। ओके, और जितना भी आपके पास बजट है उसके अनुसार आप क्या करेंगे, शैक्षिक विकास के लिए योजना तैयार करेंगे। ओके, इसके बाद शैक्षिक क्रियाओं, गतिविधियों और योजनाओं तथा प्रयासों को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाना, ये भी इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। के बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता या महत्व। हमारे देश में शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है और उसका महत्व क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही मानवीय साधनों अथवा कर्मचारियों का उपयुक्त प्रयोग हो पाता है, जिससे कि भाई शिक्षा विकास की ओर उन्मुख हो सकती है। तो इसका मतलब है कि आपको शिक्षा का अगर विकास चाहिए तो मानवीय साधनों और कर्मचारियों का उपयुक्त प्रयोग शैक्षिक नियोजन के द्वारा ही हो सकता है, तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है व्यक्ति एवं समाज के विकास हेतु भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का अगर विकास होगा तो भैया इसमें होगा क्या कि भाई मानव और समाज दोनों का ही क्या होगा, विकास होगा। देखिए होता है क्या है, शिक्षा से मानव की सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, इससे उसकी आलोचनात्मक क्षमता का विकास होता है। ओके, वैज्ञानिक अभिरुचियों का विकास होता है। तो इससे होता है क्या है कि भाई कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति का भी विकास होता है। ठीक, तो इससे व्यक्ति और समाज दोनों ही साथ साथ क्या होते हैं, विकास के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शैक्षिक नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है भाई संख्यात्मक विकास के साथ साथ गुणात्मक विकास। तो भाई शिक्षा में केवल संख्यात्मक विकास ही नहीं करना है, उसके संग संग क्वालिटी भी देनी है या क्वालिटी डेवलपमेंट भी करना है। तो या हम कह सकते हैं जिससे व्यक्ति को सही तरह की शिक्षा मिल सके, इसलिए भी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं उपयोग है कि भाई जितने भी आपके पास उपलब्ध साधन हैं उनका आपको शिक्षा के विकास हेतु प्रयोग करना है। ओके, तो इस तरह से प्रयोग करना है कि कोई अपव्यय ना हो। ओके, तो उपलब्ध साधनों व सामग्री का शिक्षा के विकास हेतु प्रयोग करना है। तो इसके लिए क्या है, शैक्षिक नियोजन आवश्यक है। ओके, इसके बाद देखिए प्रत्येक स्तर में विकास की दृष्टि से संतुलन बनाना। देखिए दोस्तों, शिक्षा के प्रत्येक स्तर में अगर आपको विकास चाहिए तो उसकी विकास की दृष्टि से आपको क्या करना है, संतुलन बनाए रखना है, जिससे कि भाई सभी स्तरों पर शिक्षा अवसरों की समानता के आधार पर दी जा सके। ओके, इसके बाद अगला, अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास। देखिए दोस्तों, शिक्षा नियोजन का हम कह सकते हैं आवश्यकता इसीलिए होती है कि भाई आप अधिकतम लोगों का अधिकतम विकास कर सके। ओके, बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है कि भाई समाज की आकांक्षाओं, परंपराओं तथा आदर्शों को संरक्षण भी अगर आपको देना है तो किसकी आवश्यकता है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, आर्थिक, व्यावसायिक, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं सामाजिक आदि क्षेत्रों में योग्य नेतृत्व अगर आपने प्रदान करना है तो उसके लिए भी आपको शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है। ओके, और देश में जो आपकी समूची शिक्षा प्रणाली है उसको सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने के लिए भी, यानी कि उसको क्रमबद्धता है, उसमें एक व्यवस्थित हो, ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको क्या है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता। तो शैक्षिक नियोजन का तो कार्य यही है कि आप क्रमबद्ध रूप से आप
कार्य करेंगे और योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है शैक्षिक नियोजन की विधियां। ओके, क्योंकि दोस्तों शैक्षिक नियोजन एक प्रक्रिया है और इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह चरणबद्ध तरीके से संपन्न होगी। ओके, और इसके लिए एक निश्चित विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, सन 1960 ईस्वी में शिक्षा शास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के बीच में कुछ परिचर्चा हुई थी, जिसके तहत शैक्षिक योजना से जुड़ी हुई 4 प्रमुख मान्यताओं को स्वीकृति मिली है। ओके, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक नियोजन की विधियों के बारे में, यानी कि उपागम के बारे में। तो पहले इनको जरा सा डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में आ सकता है ये। देखिए दोस्तों, इसमें पहली मान्यता ये है कि भाई देखिए, जो शैक्षिक नियोजन है वो हमेशा अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तक की अवधि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अल्पकालीन अवधि होती है 1 से 2 साल, मध्यकालीन अवधि होती है 4 से 5 साल और दीर्घकालीन अवधि होती है 10 से 15 साल। ओके, इसके बाद शैक्षिक नियोजन विस्तृत होना चाहिए, यानी कि पूरी शिक्षा प्रणाली को अपने अंदर समाहित किए होना चाहिए। ओके, इसके बाद अगला है कि जो शैक्षिक नियोजन है वो आर्थिक व सामाजिक विकास की मुख्य योजनाओं से समन्वित होना चाहिए। ओके, यानी कि उसमें आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्य योजनाओं को लिए हुए होना चाहिए। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों, शैक्षिक नियोजन सिर्फ शिक्षा के संख्यात्मक विस्तार से संबंधित ना हो, उसके अलावा उसमें गुणात्मक सुधार भी होना चाहिए। ओके, तो भैया सीधी सीधी बात है कि बस आप शिक्षा को संख्यात्मक रूप से ना बढ़ाइए, उसमें आप क्वालिटी भी लेकर आइए। ओके, तो ये हैं शैक्षिक नियोजन की दोस्तों 4 मान्यताएं। ओके, अब आता है दोस्तों, इन मान्यताओं एवं शैक्षिक नियोजन से भाई कुछ जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, जैसे कि भाई शैक्षिक नियोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इनकी प्राथमिकता क्या होगी, ठीक, इनकी प्राप्ति अगर आपको करनी है तो आपके पास कई विकल्प हैं, तो उन विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, कौन धन उपलब्ध कराएगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर योजना बनाने के लिए कुछ तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जिन्हें हम शैक्षिक नियोजन के उपागम या विधि कहा जाता है। ओके, तो जो अदेसिना थे, इन्होंने 1992 में शैक्षिक नियोजन के 3 मुख्य उपागम बताए हैं। ओके, वैसे तो कई सारे उपागम हैं, लेकिन हम उनको इन 3 उपागम के अंतर्गत रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला है सामाजिक मांग उपागम, दूसरा है मानव शक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम। ओके, इसके बाद है प्राप्ति दर उपागम या लागत लाभ उपागम। ओके, तो आइए अब जितने भी उपागम हैं इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शैक्षिक नियोजन की विधि में या उपागम में सबसे पहले आता है आपका सामाजिक मांग उपागम। देखिए दोस्तों, सामाजिक मांग से क्या आशय है। देखिए दोस्तों, विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रयासरत तथा शिक्षा को जारी रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या से है, जो समाज में अपने लिए शिक्षा व्यवस्था की मांग करती है। ओके, तो दोस्तों शैक्षिक नियोजन की जो सामाजिक मांग उपागम है, उसकी मान्यता यह है कि जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह आवश्यक योग्यता या उपलब्धि रखते हैं, उन्हें किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन्हें प्रवेश की सुविधाएं व अन्य सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार व्यक्ति की मांग के अनुपात में ही किया जाना चाहिए। ओके, लेकिन इस पर क्या है कि भाई विवेकपूर्ण नियंत्रण भी होना चाहिए। ओके, तो भाई इसका मतलब ये है कि भाई शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। ओके, और जो व्यक्ति जितने समय तक और जितने आगे तक की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उसकी अनुमति प्रदान की जाए। लेकिन दूसरी ओर ऐसी व्यवस्था भी अपनानी है कि जिसमें भाई प्राथमिक शिक्षा का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाए, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि भाई जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए चयन की प्रक्रिया अपनाई जाए। ओके, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि भाई जितनी आपकी समाज की जो मांग है, उसके अकॉर्डिंग आपका आपने शिक्षा का क्या करना है, नियोजन करना है। ओके, यानी कि समाज में जितने विद्यार्थी हैं, जो उनके पास उपलब्ध शैक्षिक उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर वो शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राज्य को क्या करना है, शिक्षा की व्यवस्था करनी है। ओके, अब इसके बाद देखिए दोस्तों, अगला आता है मानव शक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम। देखिए दोस्तों, शैक्षिक नियोजन का ये जो उपागम है, वो एक राष्ट्र की मानव शक्ति
शक्ति संबंधी आवश्यकताओं से रिलेटेड है। ओके, कि भाई एक राष्ट्र को अगर आपकी मानव शक्ति संबंधित आवश्यकताएं हैं तो उसके लिए आपको क्या शैक्षिक नियोजन करना पड़ेगा, या आपकी शैक्षिक नियोजन की क्या विधि रहेगी, यह इस उपागम के दोस्तों अंतर्गत आती है। ओके, तो इसमें आपका क्या है कि भाई शैक्षिक नियोजन की वह व्यवस्था है जिसमें भाई नियोजनकर्ता सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो ज्ञान और अभिवृत्ति वाले शिक्षित तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों को देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलती हुई मांग को ध्यान में रखता है और उनकी मांग को पूर्ण करने के लिए शैक्षिक नियोजन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों इसमें जो आपके व्यक्ति होंगे वो आपके ज्ञान और अभिवृत्ति वाले शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्ति होंगे। जैसी उनकी मांग होगी उसी के अनुसार उनको तैयार किया जाएगा। ओके दोस्तों, जो सोवियत रूस था उसने मानव शक्ति या मानव संसाधन विकास उपागम को अपनाया था, लेकिन भारत में यह शैक्षिक नियोजन का यह उपागम एक तरह से असफल रहा है, क्योंकि भाई मानव शक्ति का जैसे जब से निर्माण हुआ है तो हर क्षेत्र में क्या हो गई, बेरोजगारी की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है लागत लाभ उपागम या प्राप्ति दर उपागम। देखिए दोस्तों ये इस तरह का शैक्षिक नियोजन है कि जब इसमें शिक्षा में जो कोई निवेश हम करते हैं या उसमें कोई व्यय करते हैं तो इससे हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है या प्राप्ति हो रही, इस पर अगर ये आधारित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, लागत लाभ उपागम बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस उपागम में हम ये मानते हैं कि भाई शिक्षा को हमेशा मुख्य वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा है वही आपका क्या करती है, मानव संसाधन तैयार करती है जो कि आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। ओके, तो इसमें हमेशा शिक्षा को एक व्यय के रूप में देखा जाता है। ओके, और जब आपका एक शिक्षित व्यक्ति है उसकी आय का स्तर अशिक्षित व्यक्ति की आय के स्तर से जब अधिक हो जाता है तो यह माना जाएगा कि आय के स्तर का यह अंतर शिक्षा का प्रतिफल है। ओके, और जो प्रतिफल हमें मिला है वो आपका क्या है, सकारात्मक है यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो रहा है वो अशिक्षित की तुलना में ज्यादा आपका क्या है, उसकी आय का स्तर ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमने शिक्षा में निवेश किया उससे हमें क्या हुआ, अधिकाधिक लाभ प्राप्त हुआ। ओके, तो इसलिए लागत लाभ उपागम या प्राप्ति दर उपागम। ओके, इसके बाद देखिए दोस्तों अगला है अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम। वैसे तो दोस्तों वैसे मेन जो थे वो 3 उपागम थे जो कि काफी ब्रॉड थे। अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम वैसे जनरली एक हम कह सकते हैं भाई शैक्षिक प्रणाली के किसी विशिष्ट विशेषता को नियोजन का लक्ष्य मानता है कि भाई आप क्या करेंगे, पूरी शैक्षिक प्रणाली नहीं लेकिन उसकी किसी विशिष्ट विशेषता के लिए आप क्या बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे। ओके, तो जैसे भाई आपने क्या किया कि भाई कोई निश्चित वर्ष तक किसी निश्चित स्तर के लिए हमने कहा भाई सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति, तो ये भी आपका क्या है, अंतर शैक्षिक विस्तार उपागम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद देखिए जनांकिकीय प्रक्षेपण उपागम। ओके, तो इसमें क्या होता है कि भाई जनसंख्या को ध्यान में रखा जाता है कि भाई जिसके लिए भविष्य में शैक्षिक तंत्र को कार्य करना है। ओके, तो ये हम ये कह सकते हैं कि जितने भी उपागम हैं उन्हीं का एक आवश्यक अंग के रूप में माना जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला आता है स्कूल मैपिंग। देखिए शैक्षिक नियोजन का जो यह उपागम है यह विद्यालयों की संख्या और इसके लिए उपयुक्त स्थानों को निर्धारित करने पे बल देता है। ठीक है ना, तो भाई आपने क्या करना है, विद्यार्थियों की संख्या देखनी है और उनके लिए उपयुक्त स्थानों को निर्धारित करना है। ठीक है ना, तो इसके लिए होता है क्या है कि भाई जैसे विद्यालय के वास्तविक या प्रक्षेपित चित्र के मानचित्र का निर्माण करते समय उनके जनांकिकीय या हम कह सकते हैं भौगोलिक, सामाजिक व परिवहन संबंधी विशेषताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है ना, और इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि भाई इसमें कोई विद्यालय है उसमें अधिक से अधिक जनसंख्या का प्रवेश ना हो सके। तो भाई स्कूल मैपिंग है भाई स्कूल की व्यवस्था से संबंधित है। ओके, इसके बाद आता है दोस्तों अगला सामाजिक न्याय उपागम। देखिए शैक्षिक नियोजन का जो यह उपागम है देश के सामाजिक व राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रभावित करता है। ओके, तो इसके बाद अगला आता है सामाजिक न्याय उपागम। देखिए जो शैक्षिक नियोजन है उसमें सामाजिक न्याय उपागम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय उपागम का मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई ऐसी शैक्षिक व्यवस्था कायम करनी है कि जो समाज में परिवर्तन ला सके ताकि समाज के सभी व्यक्तियों को सामाजिक व आर्थिक विकास
हो सके। ओके, तो भाई सामाजिक न्याय को ध्यान में रखना है। सामाजिक न्याय कैसे होगा? जब आपको शिक्षा के समान अवसर मिलेंगे और जब शिक्षा के जब समाज के सभी व्यक्तियों का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें कह सकते हैं ये शैक्षिक नियोजन के उपागम हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये था शैक्षिक नियोजन। वैसे ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई होप कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।